comparison of HPTP and PR system of election, and why did India adopt the HPTP system? We already did. And if you want any, I think there should be no doubt in this. So today we will do what is the topic we have to do today. This is the reservation of constituency. Yesterday we already started, but we recall this. What we read in this reservation of constituency. So in this I gave you yesterday the background of that in India's history. Why it is very essential to this background? Because we know that at that time there was a caste discrimination was there, and the major caste people, that we can say that higher caste people, they dominate lower caste people. So sometimes it could be possible that whenever the government is formed, it is on the basis of caste system, and the higher caste people, they will dominate the country. That's why, because of all these things, our constitution framers, they were very aware of all these problems. That's why they just suggested a way that is known as a reservation constitution. And these two aspects are very important. What are these? दो चीजें जो कि बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, जो कि नेसेसरी है जानना कि रिजर्वेशन हमें समझ में आया कि क्यों जरूरी था, रिजर्वेशन क्यों दिया, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज. कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होता है? जियोग्राफिकल एरिया होता है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था. अब इस रिजर्वेशन के अंदर सबसे पहले जो बात आई थी कि रिजर्वेशन कैसे देना है, तो मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बताया था कि जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, जैसे फैमिली में डिस्कार्ड कर दिया था. उन्होंने फिर क्या तरीका बताया? रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज का, जिसके अंदर क्या करना होता है that in this system all voters in a constituencies are eligible to vote. यानी इस constituencies में जो लोग रह रहे हैं, है ना, जो भी उस एरिया के अंदर लोग रह रहे हैं, दे आर एलिजिबल टू गिव देयर वोट. वो वोट दे सकते हैं, ठीक है. लेकिन व्हाट इज द कंडीशन? दैट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू ओनली अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. क्योंकि हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो रिजर्व्ड पर्सन का ही वो सीट है. तो रिजर्व पर्सन यहाँ की क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है. So the person should belong to a particular community or social section for which the seat is reserved. Let's assume the seat is reserved for SC or ST. The candidate, only SC, ST candidate who belong to this category, they can contest the election on the seat. But what is the major thing is here? That all the people who live in that particular constituency, they can cast their vote for a particular person. यानी उस व्यक्ति के लिए उस पर्सन के इसमें जो है वो वोट कर सकते हैं सभी. यानी पहले क्या प्रॉब्लम थी, अब हम इसको कंपैरिजन से समझ लेते हैं. पहली चीज पे पहले क्या था कि पर्सन तो क्या होगा, कम्युनिटी बेस्ड होगा, और कम्युनिटी बेस्ड ही पर्सन को उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वोट देंगे. तो इससे क्या होगा, हमारा देश जो है पूरी तरह से डिवाइडेड हो जाता है, और वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इसलिए रिजर्वेशन का आया. सेकेंड हमने देखा the constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha and state legislative assembly. ये everybody knows कि इंडिया के अंदर अब जब रिजर्वेशन की बात आई है, तो रिजर्वेशन क्या होगा? रिजर्वेशन केवल जो है कुछ पर्टिकुलर फील्ड में नहीं होगा. रिजर्वेशन एंड ऑल वी कैन से, जैसे कि मैंने लोकसभा का बोला, तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए रिजर्वेशन का यहाँ पर बात आई है. लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्टेट असेंबलीज होती है उनमें, और लोकसभा के इलेक्शन जो भी होते हैं उनमें जो है SC ST की सीट रिजर्व होती है. अब ये SC ST की सीट रिजर्व कैसे होती है? दिस इज वेरी एसेंशियल थिंग दैट वी शुड नो. तो इसका क्या होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में पर्टिकुलर जो एरिया होता है वहाँ की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है. उस पॉपुलेशन में ये देखते हैं कि SC कितने और ST कितने, उस प्रपोर्शन के अंदर भी उनकी सीट रिजर्व की जाती है. तो आपको मालूम है SC ज्यादा है, ST कम है. तो लोकसभा जो इलेक्शन होते हैं उनमें ST की सीट क्या होती है? वो ज्यादा है, और ST की कम है, बिकॉज पॉपुलेशन प्रपोर्शन है. थर्ड चीज जो हम देख रहे हैं, द प्रोविजन वाज मेड इनिशियली. ये प्रोविजन 10 साल के लिए था, और आपको मालूम होना चाहिए ये प्रोविजन जो होता है ना रिजर्वेशन वाला, ये जो है टाइम टू टाइम इसका दोबारा से जो है
टाइम टू टाइम जो है इसको स्क्रॉल होता है, टाइम टू टाइम रोटेट होता है और उसका टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है। जैसे मैंने बोला इनिशियली 10 years था एंड हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 2020। द पार्लियामेंट टेक, अब इस टाइम पीरियड को कौन बढ़ाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि पार्लियामेंट का ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इसका टाइम पीरियड जो रोटेट होता है, एक्सटेंड होता है, वो कैसे होता है। द पार्लियामेंट टेक अ डिसीजन, अब पार्लियामेंट के अंदर भी केवल हम ये नहीं कहेंगे कि वन हाउस टेक डिसीजन, both the houses through the both the houses meeting the decision is taken to further extend when the period of reservation expires। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यही पता हो कि रिजर्वेशन जो है वो परमानेंट है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए फॉर सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड ये वापस से जो है एक्सटेंड होता है। परमानेंट से मतलब एक्सटेंड होता है, लेकिन वो बार बार होता है, परमानेंट कोई पीरियड फिक्स नहीं किया हुआ। तो पहली चीज हमने देखी। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने, हु डिसाइड दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि पता मतलब ये जानना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो रिजर्व होनी चाहिए और उसका बेसिस क्या है। तो कल मैंने आपको क्लियर बता दिया था डेलिमिटेशन कमीशन का, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, इसके कोलैबोरेशन के साथ काम करता है, इलेक्शन कमीशन से काम करता है। इसका जो पर्पज है वो क्या है, अपॉइंटेड फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्री, इसीलिए मैंने इसको क्या कहा, बाउंड्री कमीशन। इसका पर्पज क्या है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी को, एक बार रिकॉल कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी SC/ST रहते हैं उस बाउंड्री का जो है डिमार्केशन करना। फिर उसके बाद पहला काम तो हो गया, बाउंड्री हो गई। दूसरा काम क्या है, कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी टू बी रिजर्व। अब अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इसका कोटा फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो यानी हमने कभी समझ लिया 50 लोग वहां रह रहे हैं तो उसमें से कोटा सीट का फिक्स हो जाएगा कि यहाँ से 2 जो सीट्स है वो SC की होगी या ST की होगी। After drawing the boundaries, the delineation looks at the composition of population in each constituency. Those constituencies that have the highest, जहाँ सबसे ज्यादा highest proportion of scheduled tribes का रहता है, population are reserved for the ST। जी मेरे, अब आपको पता है ज्यादातर शेड्यूल ट्राइब्स कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, उड़ीसा में, यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ जो है प्रोपोर्शन क्या होगा, इनका ज्यादा होगा। और शेड्यूल कास्ट है उसका, उसके लिए 2 बातें देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ऑल्सो know that what are these two things that are considered whenever the seats are reserved for scheduled caste। तो वो क्या है, डेलिमिटेशन जो है 2 चीजें देखती है। सबसे पहले क्या, इट फिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट। सबसे पहले जहाँ जिस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां से जो है उसका प्रपोर्शन, पॉपुलेशन का प्रपोर्शन देखते हैं और वहां सीट रिजर्व करते हैं। सेकेंड थिंग क्या है, अब आपको पता है कि जो हम कहते हैं कि जो SC है ना, वो उनका जो प्रोपोर्शन है पूरे थ्रू आउट द इंडिया वो हर जगह है। SC जो एरिया फिक्स है उनका, हमें मालूम है कि वो ट्राइबल जो पीपल है दे कैन लिव इन फॉरेस्ट एरिया और सम दैट कैन नॉट अ मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, कुछ अलग से वो रहते हैं। बट इट ऑल्सो स्प्रेड दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट। हर स्टेट में आपको SC की जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल जाएंगी। दिस इज डन बिकॉज द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री। इसका रीजन आपको समझ में आया होगा कि इनका प्रोपोर्शन निकालना और सब जगह इनकी सीट को रिजर्व करना। उसका रीजन क्या है कि जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां तो सीट सही, लेकिन जहां पर SC की पॉपुलेशन कम है वहां सीट रिजर्व करके उसको क्या कर रहे हैं, इवनली ला रहे हैं, इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। अब एक चीज और कि इसमें वो टॉपिक नहीं है, मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। टाइम टू टाइम जो है वो रिजर्वेशन की डिमांड उठती रही है। तो हमने विमेन रिजर्वेशन की बात सुनी होगी आप लोगों ने कि जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं इनमें विमेन का कोटा क्या है, इट इज वेरी लेस, बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द रूरल एंड अर्बन इंस्टीट्यूशन। तो ये टाइम टू टाइम जो है, टाइम टू टाइम इस चीज की डिमांड जो है वो आती रही है कि विमेन का कोटा भी जो है वो इंक्रीज किया जाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इसके लिए अगर हम रूरल अर्बन एरिया में देखें तो वहाँ 1/3 कोटा फिक्स है। जब भी आपके रूरल अर्बन एरिया के इलेक्शन होते हैं तो आप इस पर नजर रखें कि सरपंच की कितनी सारी, जो भी सरपंच के दावेदार होते हैं वो ज्यादातर जिंदन होती है। जबकि अगर आप लोकसभा अगर देखें, मीटिंग्स वगैरह देखें तो आप
सर्कल कर सकते कि सिर्फ थोड़ी सी विमेन ही है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हर बार ये बिल लाया जाता है लेकिन ये इतने सालों से बिल पास नहीं हो सका है, और वो अभी तक बिल जो है वो पेंडिंग ही है 1/3 रिजर्वेशन के लिए। जबकि हम जो है विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन के उसकी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यों? उसका रीजन ये है कि हमें बोथ द हाउसेज का असेंट चाहिए तभी ये बिल पास होगा, और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स का भी, क्योंकि ये स्पेशल बिल है और स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। दिस इज ऑल्सो टॉपिक, वेरी स्मॉल टॉपिक इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से क्या समझ में आता है? देखो, आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं कि इलेक्शन इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो देखो, आपने देखा होगा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शन हो रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इलेक्शन हो रहा है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक में इलेक्शन कैसे होता है कि वहां पर डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। आप लोगों ने 9th क्लास का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे पोलैंड का दिया था मैंने आपको, है ना, पाकिस्तान का दिया था, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए थे, चाइना का दिया था। तो इलेक्शन तो हो रहे हैं बट दीज आर नॉट फ्री एंड फेयर। तो फीचर क्या चाहिए हमको? फ्री एंड फेयर। अब वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, अब जब भी हम वोट करते हैं तो हमारा एक एस्पायरेशन होता है, हमारा गोल होता है कि उसका जो आउटकम हो वो बिल्कुल कैसा हो, अकॉर्डिंग टू द एस्पायरेशन ऑफ द पीपल। क्योंकि हम जो वोट करते हैं, जिस कैंडिडेट को वोट करते हैं, कुछ हमारी उनके साथ क्या होती है, एस्पायरेशन होती है कि भाई हमने इनको वोट दिया है, ये जीतेंगे तो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे। ठीक है, तो वो एस्पायरेशन होती है। लेकिन आपको पता है कि अगर वोटिंग हो रही है और उसके अंदर इलेक्शन ऐसा हो रहा है जिसके अंदर डर्टी ट्रिक्स यूज की जा रही है कि आप पोलिंग बूथ ही चेंज कर दें, जबरदस्ती लोगों के जो है उनसे साइन करवा लें या उनके साथ उनको प्रेशराइज करें, तो इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो व्हाट इज द बेसिक वी कैन से द कॉन्सेप्ट इज कि डेमोक्रेसी है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा वो हम देखेंगे। इसके लिए हमें क्या चीजें चाहिए कि हम कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में होता है? सबसे पहले, द टू थिंग्स दैट डिटरमाइन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन एनी कंट्री, दैट इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू फ्रेंचाइज, एंड थर्ड इज independent election commission. These three aspects, they determine the free and fair election of any nation. तो अब जो हम बात करेंगे वो है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। ये आपने शुरू से ही पढ़ा है, यू रेड ऑलरेडी इन योर प्रीवियस क्लासेस, कि जहां पर जिस पर्सन की एज 18 ईयर्स या अबव है, ऑल द पर्सन हैव द राइट टू कास्ट देयर, ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हो गया। अब राइट टू कंटेस्ट यानी चुनाव लड़ने का अधिकार किसको है? क्या हम और आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? फ्री एंड फेयर की बात कर रहे हैं तो इट मींस दिस राइट शुड बी गिवन टू ऑल पीपल टू कंटेस्ट। वो भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, उनको उनके पास भी राइट है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। So in this way, we come to know that India's elections, these are based on free and fair elections aspect or not. अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तो हो गई जहां पर हम ये कह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारे सामने ये आ रहा है कि ये वोटर्स कौन है और ये कौन पीपल है जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। दीज टू क्वेश्चंस आर देयर, so we will resolve, we will just discover the answers of these questions through these steps. What are these? Who are the voters who can contest election? This is the question. Who are the voters? The voters, अगर मैं पूछूं कि कौन वोटर्स होंगे तो आपको पता है क्योंकि एवरीबडी नो कि वोटर्स कौन है। वोटर्स, वी आर द पीपल दैट वी कैन कास्ट वोट। तो हम लोग वो है जो वोट देते हैं, और राइट टू कंटेस्ट भी हमारे पास है कि हम जो है चुनाव लड़ सकें। अब ये क्या कहता है? इन बोथ दीज रिस्पेक्ट आर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द वेल established democratic practice. Well established democratic practices, why it is written here? Because through this the constitution has given the right to vote to everybody equally. और इक्वली देने का कारण क्या है? इसका रीजन यही था कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था
जो और प्रॉब्लम्स थी इंडिया में उन सब को खत्म करने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए क्या दिया गया, राइट टू वोट। अगर पॉलिटिकल इक्वालिटी है तो हम दूसरी तरफ क्या बात करते हैं, सोशल इक्वालिटी, इट इज ऑल्सो नेसेसरी। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें कैसे मिली, राइट टू वोट। और इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि सोशल इक्वालिटी मिली। So this is very important that it is well established in democratic practices. As you know, that democratic election require that all other citizens of the country must be eligible to vote in the election. Means all the people, in spite of they are living in different regions, speaking different languages, follow different culture, whatever they have the right to, they are all eligible to give their vote, to cast their vote. This is known as universal adulthood. अब इसके अंदर क्या एस्पेक्ट ऐड कर दिया इन्होंने कि आप जो है, क्योंकि हमने इसको लाने का पीछे पर्पस क्या था, क्योंकि हम वी बिलीव इन इक्वालिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बहुत अच्छी तरह जान चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या कहता है कि इक्वालिटी, बिलीव इन इक्वालिटी, फ्रीडम, बहुत सारे आप लोगों ने राइट्स देखे हैं। तो उन राइट्स को हम कब कैसे अचीव कर सकते हैं, जब उनके पास जो है हर तरह का फ्रीडम सभी लोगों को इक्वली मिले। तो उसमें से एक राइट है राइट टू वोट। अब एक कंडीशन हम देख रहे हैं, टिल 1989 एन अडल्ट इंडियन मीन्स एन इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 21। 1989 तक क्या सिस्टम था कि जिसकी एज 21 हो गई है केवल वो ही वोट कास्ट कर सकते। लेकिन बाद में हमारे इसमें अमेंडमेंट हुआ और इस अमेंडमेंट के थ्रू जो 18 ईयर्स जो एज थी वो जो है पर्सन वो एलिजिबल हो गए। अब इसके पीछे रीजन सोच सकते हो आप क्या, just think about the reason behind the age is reduced here. 21 से 18 लाने का रीजन यही था कि हमारे जो कंट्री के, हम कह सकते हैं ना कि टीनेजर यंग पीपल की जनरेशन सबसे ज्यादा, तो उन पर्सन को टाइमली इस राइट टू वोट को देने के लिए इस एज को रिड्यूस किया गया। प्लस इसका सेकेंड रीजन ये था कि कंट्री के अंदर इक्वालिटी लाने के लिए भी इसको किया गया, क्योंकि उस समय क्या था, मैंने बार बार आपको क्या कहा कि जो डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट पीपल है, उन सबको लाने का तरीका सबसे पहले क्या था, राइट टू वोट था। तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से इसको किया गया। उसके बाद जो है adult franchise ensure that all citizens are able to participate in the process of selecting their representative. Adult franchise का मतलब क्या है? What do you mean by adult franchise? We already done this. A person who attain the age of 18 and above, they can cast their vote and select the representative. अब पता है आपको उस समय क्या हुआ था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स थे, जिसको कह सकते हैं साइंटिस्ट थे, वो चाहते थे कि सारे इंडियंस को इक्वल राइट ना दिया जाए वोट करने का। उन्होंने कहा भाई ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक गवर्नमेंट को चुने। अब वो कहते हैं कि इनको क्या समझ है, जो कि इलिटरेट पीपल है, जो इनको समझ नहीं है इस चीज की, तो इनको ये राइट नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिटरेट पीपल को ही राइट देना चाहिए। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क थे, दे बिलीव इन दैट कि सभी लोगों को साथ में लाना है, सभी लोगों का डेवलपमेंट करना है, सभी लोगों की समझ बनानी है। तो उन्होंने इस आइडिया को डिस्कार्ड किया। उन्होंने कहा कि चाहे पर्सन इलिटरेट है चाहे लिटरेट है, वो इतना जानता है कि व्हाट इज गुड फॉर द पर्सन, व्हाट इज बैड, कि उसको अच्छे और बुरे का सबका मतलब उसको समझ में आता है, तो वो कंट्री का भी भलाई और अच्छाई जानेगा और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी। इसलिए राइट टू वोट जो है वो इक्वली सबको इक्वल टाइम पर दिया गया, बजाय इसके कि कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को भी दिया मतलब दिया जाए। तो आप लोगों ने हिस्ट्री देखी होगी कि विमेन को जो राइट है वो बहुत लेट मिला और वो खुद विमेन के स्ट्रगल के बाद ही मिला। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जब इंडिया, हमने ये प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, जब इंडिया जो है वो आजाद हो चुका था, उसके बावजूद भी जो एकदम से जो है उस समय जब पूरा चल रहा था राइट टू वोट की बात चल रही थी, उसमें भी विमेन के राइट का जो है वो क्लियर नहीं हुआ था। लेटर द राइट टू वोट इज गिवन टू विमेन ऑल्सो। तो इन दिस वे वी कम टू नो दैट हु आर द वोटर्स। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ये वोटर्स कौन है। अब ये बात आती है कि राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन कौन कर सकता है। क्या इंडिया के सभी लोग राइट टू कंटेस्ट कर सकते हैं? कई बार हम लोगों ने क्या है कि जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, उसमें चैप्टर्स में पढ़ा है कि, और वैसे भी वर्बली मेरे साथ जब डिस्कशन होता है तो हम यही बात कहते हैं कि हम लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते।
इसका कारण क्या होता है? हालांकि अभी आप क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, थ्योरेटिकल ये चीज अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। मैं प्रैक्टिकल चीज आपको बता रही हूँ। इसके लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, देखो आप कितने क्वालिफाइड हैं कितने नहीं है, इसमें मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है, देखो अभी तो क्या है, चीजें ये पुरानी बुक्स है, अब चीजें चेंज होगी, क्वालिफिकेशन में मैटर करने लगी है। प्लस एक फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल बैकअप होना मतलब आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए फाइनेंशियली, तब आप जाके कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं। जबकि हमारे थ्योरी क्या कहती है, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन। सब सिटीजन इलेक्शन के लिए लड़ सकते हैं एंड बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पढ़ने में बहुत इजी है, बट इन प्रैक्टिकल इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमें मालूम है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, आम एक आदमी उस कंडीशंस को कंप्लीट पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। ये तो हमें भी मालूम है कि अगर लोकसभा के इलेक्शन के लिए कोई मेंबर चुनाव लड़ना चाह रहा है, इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा मेंबर के लिए कितनी होनी चाहिए। एज रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट इलेक्शन दीज आर डिफरेंट, और एज जो है वो मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू स्टैंड फॉर लोकसभा और असेंबली इलेक्शन, एक कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स। 25 ईयर्स ओल्ड होना जरूरी है, जैसे इन्होंने एक एज रिक्वायरमेंट लगा दी। यहाँ पर ये नहीं है कि पर्सन, अब यहाँ पर जो है अगर हम थ्योरेटिकल देख रहे हैं ना, तो वो चीज यही कहेगा कि अगर आपके पास फाइनेंशियली इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग बट यू कैन ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शन, लेकिन एक्चुअली में ये चीज नहीं होती है। देयर इज ए लीगल प्रोविजन दैट ए पर्सन हु हैज अंडरगॉन इम्प्रिजनमेंट। दूसरा हम क्या कंडीशन पढ़ते हैं कि अगर उस पर कोई केस चल रहा है ना, अंडरगॉन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years फॉर सम ऑफेंस, कि उसके ऊपर ऐसा इम्प्रिजनमेंट का केस चल रहा है 2 साल से ज्यादा, या उसको सजा किसी उसके लिए मिली है, इट इज द पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंडक्टिंग इलेक्शन। दिस इज अनदर टर्म्स एंड कंडीशन कि वो पर्सन जो है वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता अगर उसके ऊपर किसी तरह का ऐसा क्राइम का ऑफेंस हो या कोई और तरह का ऑफेंस हो उस कंडीशन में। प्लस आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि कुछ इस तरह का भी है कि इसमें कंडीशन कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, यानी वो वहां से कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, अगर कर रहा है तो उसको वो चीज को छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इन दिस वे वी जस्ट एक्सेप्ट दिस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि ऑल द पर्सन ऑफ बिलोंगिंग टू ए कंट्री दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन। इंडिया की बात करें तो भारतीय सभी जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं। देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम। ये क्या करे, कोई इनकम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जिसकी इनकम बिल्कुल लो है, बहुत पुअर है, क्या वो चुनाव लड़ सकता है? जस्ट थिंक अबाउट दिस। एजुकेशन, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल समझ लो इलिटरेट है। अब जो कह दें कि जो बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री रहे इतने साल, लालू प्रसाद यादव, जिसकी एजुकेशन बिल्कुल जीरो थी, क्या वो सक्सेसफुल रही मिनिस्टर जिन्होंने अपना स्टेट को संभाला? तो कहने का मतलब है थ्योरेटिकल चीजें अलग है और प्रैक्टिकल अलग है। इनकम, एजुकेशन और क्लास और जेंडर ऑन द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। जेंडर भी करता है, आपको पता है? जेंडर, क्लास और जेंडर, यहाँ पर ये है कि आपको जब भी ये लोकसभा इलेक्शन और ये वाले इलेक्शन होंगे तो आपको विमेन जो कंटेस्टेंट्स हैं वो बहुत कम मिलेंगे। तो practical these things are different, but we have to mention all these things in theory because we have to score marks. तो वो चीजें हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो 2 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए कि चुनाव कौन लड़ सकता है और वोटर्स कौन है। तो वोटर्स वही है जो हमने देखे अभी, और इलेक्शन कौन कंटेस्ट कर सकता है? ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री दे कैन कंटेस्ट इलेक्शन। only 2 conditions, in only 2 conditions, that is 25 years एक तो होना चाहिए और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन में थर्ड जो चीज आ रही है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324(1), दैट इज अ पार्ट 1। तो अब मुझे एक बात बताइए, पहले भी आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको आइडिया है इलेक्शन कमीशन क्या होता है? तो इलेक्शन कमीशन जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से ही उसका जो है ये कहा जाए उसको सेटअप किया है। प्लस पूरी कंट्री के अंदर जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको कंडक्ट कराना, जो है वोटर लिस्ट बनवाना, एनरोल्ड करना, सारा जो प्रोसीजर फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक का है वो किसका काम है? इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट और परमानेंट बॉडी है। देखो इलेक्शन के आगे इंडिपेंडेंट लगा दिया, देखो तो ये किसका फीचर बन गया। इंडिपेंडेंट को क्यों रखा गया है, क्यों रखा गया उसके पीछे एक रीजन है। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता तो जो भी गवर्नमेंट आती वो इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती, या जब भी इलेक्शन होते तो पार्टीज इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती, जिससे कि क्या हो सकता है कि जो रिजल्ट आते हैं वो बायस हो जाते हैं, वो सही रिजल्ट नहीं होते, है ना। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे, जैसे मैं आपको बहुत बार ये बात कहती हूँ। तो उन्होंने इलेक्शन को क्या रखा? इंडिपेंडेंट रखा, ताकि इलेक्शन कमीशन जो भी वर्क करे, जैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ऐसे इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पूरी कंट्री के लिए एक सरकार बनानी है। तो वो सरकार कैसी हो, वो गवर्नमेंट कैसी हो, जो पूरे देश के लिए काम करे, बायस होकर काम नहीं करे, ये सारा वर्क किससे आता है? इलेक्शन कमीशन से। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, प्रॉपर चॉइस होनी चाहिए, लोगों की एनरोल्ड जो है लिस्ट पूरी तैयार, सबको जो है वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। सारी चीजें कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन। अब बात यह आती है कि इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर जो होता है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, वन मेंबर इलेक्शन कमीशन भी होता है और मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन भी होता है। पहले मैं आपको बेसिक बेसिक थोड़ा सा बता रही हूँ। वन मेंबर इलेक्शन कमीशन होता है जिसे हम कहते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन। तो अभी प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? सुनील अरोड़ा। और मल्टी जो मेंबर्स होते हैं उसमें 2-3 मेंबर्स जो है वो भी जो है उस कमीशन के जो है अंडर कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कई बार वन मेंबर होता है, जब वन चीफ ही होता है केवल, कई बार मल्टी मेंबर हो जाता है, तो ये चेंज होता रहता है। अब इन इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है और अदर मेंबर्स है इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको इलेक्ट प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट कैसे करता है? प्रेसिडेंट, इसमें ये सारी चीजें नहीं है, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ मैं आपको कि प्रेसिडेंट कैसे करता है। प्रेसिडेंट करता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी एडवाइस पे करता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन का चुनाव किया जाता है। अब हमारा जो कमीशन आर्टिकल 324 है वो क्या कहता है? इसको, ये जो लैंग्वेज है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ये जो लैंग्वेज है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। इस लैंग्वेज को हमें एज इट इज एज समझना है। इट इज रिटन इन आर्टिकल 324 पार्ट 1। द सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो सुपरवाइज करेगा सारा जो इलेक्शन को सुपरवाइज प्रोसेस को जो सुपरवाइज करेगा वो कौन होगा? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। द सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल, जो डायरेक्शन देगा, जो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रल रोल, यानी वो जो लिस्ट तैयार होती है कि वोटर्स जो है जो वोट करेंगे उसकी सारी प्रिपरेशन फॉर एंड कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन, जो इलेक्शंस है उनका कंडक्ट कराना। वो इलेक्शंस कौन से हैं? टू पार्लियामेंट एंड टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। ये इलेक्शंस होते हैं ना, पार्लियामेंट के इलेक्शन लोकसभा के होते हैं और स्टेट जो है लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं। उन इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, यानी उसको सुप्रीडेंट सुपरवाइज करना, उनको डायरेक्ट करना, उनका कंट्रोल करना, ये सब किसका काम है? इलेक्शन कमीशन का। एंड ऑफ इलेक्शन टू द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्टली होता है, मैंने आपको बताया। दिस इज ऑल्सो डन बाय द सुपरविजन ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हेल्ड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन shall be vested in commission। ये सारी पावर किसको दी गई है? कमीशन को। रेफर टू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द इलेक्शन कमीशन। वो कमीशन जिसको सभी तरह के देश के अंदर जितने भी चुनाव है, पार्लियामेंट से लेके स्टेट लेजिस्लेचर, वाइस प्रेसिडेंट से लेके प्रेसिडेंट तक, इन सारे प्रोसेस को शुरू से लेके एंड तक जो कंडक्ट कराना है वो एक कमीशन है जिसे क्या कहा गया है? इलेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्शन कमीशन है। अब इलेक्शन कमीशन में एक मेंबर भी हो सकता है, मल्टी मेंबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है, अभी समझ आ जाएगा।
To assist the Election Commission of India, there is Chief Electoral Officer in every state. आपको पता है, एक तो सेंटर पे होता है और हर स्टेट के अंदर एक इलेक्शन कमीशन होता है। तो वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन है एवरी स्टेट में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट होता है। अब आपको पता है कि जो लोकल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं उनको कंडक्ट कौन करा? देखो, जो स्टेट लेवल के हो गए और लोकल लेवल के हो गए और नेशनल लेवल के इलेक्शन हो गए। जो लोकल लेवल के इलेक्शन है वो कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, स्टेट के और जो सेंटर के इलेक्शन हो गए वो तो सेंटर जो है वो इलेक्शन कमीशन कराता है। The election commission is not responsible for the conduct of local body elections. So, सेकंड क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए कौन जो है जिम्मेवार है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन आइदर बी ए सिंगल पर्सन और मल्टी मेंबर बॉडी। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि जैसे कि मैं आपको बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा कि कब रिक्वायरमेंट हुई कब नहीं हुई। टिल 1989 द इलेक्शन कमीशन वाज सिंगल मेंबर। इलेक्शन कमीशन क्या था? 89 तक सिंगल मेंबर था। जस्ट बिफोर द 1989 जनरल इलेक्शन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड मेकिंग द बॉडी मल्टी मेंबर। अब क्वेश्चन आपसे पूछने का मन है मेरा कि अगर अभी अभी मैंने पढ़ा है 1989 में ऐसा क्या हुआ कि पहले शुरू में तो एक इलेक्शन कमीशन था, लेकिन जैसे ही 1989 के कुछ टाइम बाद जो है उसके बाद जो है मल्टी मेंबर जो है एक कमीशन बन गया। ऐसा क्या हुआ था? अभी अभी मैं आपको ऊपर बता के गई थी 1989 में पहले एज क्या थी? 21 फॉर कास्टिंग वोट, लेकिन उसके बाद उस एज को रिड्यूस कर दिया गया तो क्या हुआ? 18 ईयर्स हुआ। अब 18 ईयर्स एज होने से क्या हुआ? जो वोटिंग जो देने के जो पीपल हैं वो बढ़ गए, तो वर्कलोड बढ़ गया। उस वर्कलोड को हैंडल करने के लिए क्या हुआ कि और मेंबर्स को जो है इलेक्ट किया गया। तो ये जो इलेक्शन है मेंबर्स का किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जस्ट बिफोर कमीशन फॉर मेकिंग द बॉडी मल्टी इन 1993 वापस टू इलेक्शन कमीशन क्या हो गया? वंस अगेन अपॉइंटेड द वन मेंबर कमीशन। वापस जो है ये क्या हो गया? 1993 में 3 से 1 हो गया। बिफोर मल्टी मेंबर हैज रिमेन मल्टी मेंबर सिंस देन। और उसके बाद वापस वन हो गया तो आपके माइंड में आएगा कि मल्टी से वापस वन क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में है कि मल्टी से वन मेंबर भी बन सकते हैं, वन मेंबर से मल्टी भी। तो ये बिकेम मल्टी। अब जो है अभी तक मल्टी मेंबर्स जो है वो है। अ मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन इज मोर एप्रोप्रिएट एज पावर इज शेयर्ड एंड देयर इज ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। फायदा क्या होता है? देखिए, एक इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो जो है हो सकता है, देखो सबसे बड़ी बात है हमारा एक ड्रॉबैक बता रही हूँ मैं आपको, हो सकता है टाइम आउट हो जाए मीटिंग करते करते। अब मैं आपको उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये थोड़ा सा कितना रह गया है, ठीक है, ये पॉइंट्स आपकी बुक में और इजी है और रीड कर सकते हैं, या फिर जितना भी मैंने अब तक पढ़ाया आपको उस उससे रिलेटेड जो भी होगा कल हम थोड़ा सा क्विज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, इसलिए क्लास अटेंड करना। और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो वो जो है आप ये सोचें कि भाई फिजिकल क्लासेस लगेगी तब हम, तो देखो अगर डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सारी चीजें उस हिसाब से है। अगर हमें टाइम मिलेगा तो वापस सारा होगा, और अगर नहीं होता है, क्या हमारे पास गाइडलाइन आती है कैसा होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इन सब चीजों को कराना। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्ट्रीम, दे शुड अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस। देखो आप ये देखो कोई कमी नहीं आ रही टीचिंग में, टीचर्स पूरे एफर्ट कर रहे हैं, बस एक हमारा क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं है फेस टू फेस। बाकी सारी चीजें तो आप जो है बिल्कुल अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो आप जो भी आप जो समझे बोर्ड जब पढ़ाते हैं तब भी आपसे सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और आपने जितना कंटेंट दे रखा है उससे थोड़ा ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। तो आप इस चीज को प्लीज इसका फायदा उठाएं। और मैंने जब कल क्विज की बात करी है तो ऐसा नहीं है कि बच्चे जो है क्लास में ही ना आए, ठीक है, और क्लास में ना ले और उसको फेल कर दे। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर मी ऑल्सो, कि हम चीजों को वापस जब हम करते हैं रिकॉल करते हैं थ्रू टेस्ट,
अपने अपना भी टेस्ट होता है, मेरा खुद का अपना टेस्ट होता है कि मैंने जो भी चीजें कराई वो मुझे कितने मेमोराइज है और मुझे कितना और चीजें कितनी एक्सप्लेन करनी है बच्चों को और कैसे बताना है। तो आप प्लीज जितना भी है इन सब चीजों को जो है हमने अभी तक किया है, आप चैप्टर से गो थ्रू हो जाए, सारा कुछ इसी में ही है आपके और सब कुछ इसमें है और उसी पे बेस जो है आपका कल क्विज होगा और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हम लेंगे ताकि आप सब लोग रिप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अब जो है टाइम कम है, वापस इस चीज को कंटिन्यू नहीं करूंगी मैं और इस चीज के लिए जो है हम कल दोबारा से क्विज का अगर टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट पे करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग टाइम। तो once again I request to all students to attend this class और अगर क्वेरी है कोई डाउट है प्लीज चुप न रहे, आप पूछें, आप दिस इज योर राइट। अगर कोई और पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। तो कल तक के लिए टिल देन हैव अ गुड डे, कल तैयारी करें, ऑल द वेरी बेस्ट।